यह ज्यादा समय की बात नहीं थी जब इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही था। उसमें एक लड़की थी जिसने मेकअप किया हुआ था और मर्दों जैसे कपड़ों में थी। बहुत से लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक आदमी शॉर्ट्स और टी शर्ट में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, हाथ में फोन था और वह शहर की न्यूज़ देख रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसके घने काले बाल और चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। उसे यह न्यूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसके मोटे शरीर ने भी उसे पागल बना दिया था। उसे यकीन था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। उसे याद आया कि वह बहुत पावरफुल था। उसके पिछले जीवन में वह एम्परर का वंशज था जिसने एक हाथ से आसमान को झुका दिया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इस अजीब सी दुनिया में उसे हर रोज़ मर्दों के बारे में कुछ ना कुछ बातें बार बार सुनने को मिलती है। वक्त ने ऐसी करवट ली कि हजारों सालों में हालात पलट चुके हैं। अब इस दुनिया में औरतों और मर्दों की भूमिकाएं उलट गई हैं। मर्द बस अपनी सुंदरता का ध्यान रखते हैं। सबसे बुरी बात यह थी, इस दुनिया की बेहद कमज़ोर स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसकी सोल को पूरी तरह डैमेज कर दिया है। अब अपनी पुरानी ताकत वापस पाना बहुत मुश्किल हो गया है। उसे अपनी अंतिम लड़ाई याद आई जिसमें वह एक लेडी डेविल के साथ था। वह आकाश में ऊंचा उड़ हुई थी, लाल वस्त्रों में जिनमें गहरे रंग के कपड़े की झलक थी। इस भयंकर युद्ध में उन्होंने शून्य को ही चकनाचूर कर दिया था। वह राक्षसी बहुत शक्तिशाली थी और वह तो बस किस्मत से बच पाया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा शून्य में गिर गया था। फिर भी सौभाग्यवश वह किसी अन्य संसार में प्रवेश कर गया और पुनर्जन्म हुआ। उसे धीरे धीरे उस नए शरीर की जानकारी याद आई। बहुत प्रयास के बाद उसने वह स्मृति खोज निकाली। इस शरीर का नाम था लिनमो। उसे यह भी पता चला कि लिनमो एक अमीर लड़का था, शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला। अब लिनमो आगे बढ़ता है और अपने स्कूल की यूनिफॉर्म के पास जाता है और इस यूनिफॉर्म को पहन लेता है। और यूनिफॉर्म पहनने के बाद में लिनमो अपने मन में सोचता है कि क्या जिस तरह से मेरा पुनर्जन्म हुआ, ठीक वैसे ही लेडी डेविल का भी तो पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है ना। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लिनमो की बॉडी में रहकर ही अपने आप रिकवर करना होगा। लिनमो अपने रूम का गेट ओपन करते हुए कहता है, खैर ऐसा लगता है कि इस एम्परर को भी स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर लिनमो रूम से बाहर आ जाता है। तभी हमें लेखक बताता है कि जब लिनमो छोटा था तब उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मर गए और लिनमो की दादी अब अल्जाइमर से पीड़ित होकर अस्पताल में है। इस लिनमो की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए लिनमो एक अपरिचित चाची लिनमो की अभिभावक बन गई और उनका परिवार लिनमो के साथ रहने आ गया। और इससे पहले कि लिनमो यह जान पाता, जो कुछ भी लिनमो का था वह सब उसका हो गया और मेरे जीवन यापन का खर्च बहुत कम हो गया। और लिनमो पुराना स्वत्व कायर था और उसमें साहस की कमी थी, इसलिए लिनमो इन सभी परिवर्तनों के सामने शक्तिहीन था और केवल उन्हें चुपचाप स्वीकार कर सकता था। लेकिन अब लिनमो मर चुका है और अब मैं एम्परर जिंदा हूं और मुझे ये सब देखना होगा। इसके बाद में हम लिनमो को डाइनिंग टेबल के पास जाते हुए देखते हैं और टेबल पर पहले से ही लिनमो की नकली चाची और उसके बच्चे खाना खा रहे हैं। और लिनमो की चाची के बच्चे आंट लियू टिंगजुन और कजन लिन जेक्शुआन दोनों खाना खाते हुए लिनमो के ऊपर हंसने लगते हैं। और इसी वक्त आंट लिन लिनमो से कहती है, लिनमो, तुम सही समय पर आए हो। मैंने सुना है कि स्कूल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हे यानहुई के साथ तुम्हारी सगाई बड़ों के बीच सिर्फ एक मजाक थी। इस बात को सुनकर लिनमो एक जगह का जगह जम जाता है और लिनमो की पुरानी यादों के अनुसार वह सगाई लिनमो की दादी ने बीमार होने से पहले की थी। और फिर लिनमो को यानहुई का फेस याद आ जाता है और तभी लिनमो को वो बात भी याद आ गई जब हालांकि हे यानहुई को पता चला कि वह मेरे जैसे मोटे व्यक्ति के साथ कैसे डेट पर जाने वाली है। जानकर वह चिढ़ जाती है और लिनमो मना कर देती है। इस बात से दुखी होकर लिनमो सड़क पर चला रहता तो उस वक्त लिन का एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात को याद करके लिनमो सोचने लगता है कि मैं अपनी पीढ़ी का सम्राट इस दुनिया में किसी और से कैसे विवाह कर सकता हूं जहां विवाह पुरुषों और महिलाओं के बीच होता है। इसी वक्त अचानक लिनमो की चाची लिनमो से कहती है, लिनमो, क्या आप सुन रहे हैं?
वही इस बात को सुनकर लीमो कहता है, ये सिर्फ एक मजाक है, मेरे लिए दोबारा शादी का प्रबंध मत करो। इस बात को सुनकर लीमो की चाची ली हैरानी के साथ में लीमो को देखती है और अपने मन में कहती है, आज इस बच्चे में कुछ तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। वही दूसरी तरफ लीमो अपनी चाची से कुछ नहीं बोलता है, खाना खाने के लिए बैठ जाता है और बैठने के बाद में लीमो खाने की तरफ देखता हुआ सोचता है कि मुझे यानी एम्परर को भूख नहीं लगती, लेकिन इस शरीर को भूख लगती है और एक बार इसे थोड़ा सा खाकर देखना चाहिए। पर वैसे भी खाने से स्मेल भी अच्छी आ रही है। और जैसे ही एम्परर खाने को मुंह में लेता है तो लीनमो बहुत खुश होता है। लीनमो को खुश देखकर ब्रदर लीन जिक्शुआन लीनमो से कहता है कि चचेरे भाई, अगर मैं आपकी जगह होता तो विदेश में पढ़ता, क्योंकि यहाँ पर सभी आपको पसंद नहीं करते हैं। इस पर लीमो कुछ नहीं बोलता है, बस लीमो अपने मन में कहता है, मुझे ऐसी चींटियों से बात करने की क्या जरूरत है, जबकि यह सम्राट हजारों सालों से राज कर रहा है। लेकिन मुझे इस वक्त तो एक आम इंसान की भूमिका को निभाना जरूरी है। ये सोचकर लीमो अपने चचेरे भाई से कहता है, नहीं, अब मैं इस स्कूल के साथ बहुत खुश हूं। लीमो की बातें सुनने के बाद ब्रदर लीन जिक्सियन लीनमो से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपके नंबर कितने आए। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब 1 घंटे बाद एक कार अचानक रुक जाती है और इस कार के अंदर लीनमो और उसके चचेरे भाई थे। कार चलाने वाला बोलता है, लो हम आ गए। और इसके बाद में लीनमो का चचारे भाई लीनमो से कहता है कि तू मेरे साथ मत उतरना। इस बात को सुनकर लीनमो अपने आंखों के कोनों से देखता है तो लीनमो का चचारा भाई लीनमो की आंखों को देखकर डर जाता है, जल्दी से कार से उतर के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ब्रदर लिन जिक्शुआन लीनमो की तरफ देखता हुआ स्कूल में चला जाता है। इसके बाद में लीनमो भी कार से बाहर आ जाता है और बाहर खड़ा होकर स्कूल की तरफ देखने लगता है। और स्कूल को देखते हुए लीनमो सोचता है कि इस दुनिया की वास्तुकला अभी भी काफी अच्छी है। हालांकि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से अलग दिखता है और अपनी सफेद टांगे दिखाता है। महिलाएं सामान्य हैं। अरे, लिन जीजवान के पैरों को देखो। लीनमो को यह आवाज आती है और लीनमो उस दिशा में देखने लगता है तो लीनमो 2 लड़कियों की बातें सुनता है और दोनों लड़कियां हंसती हुई कहती है, उसके पैरों को देखो, वह कितने सुंदर है। यह कहकर दोनों लड़कियां हा 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 करके हंसने लगती है। और लीनमो ये सब सुनकर लीनमो अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, यह पूरी तरह से घृणित है। इसने मुझे अभी अभी असहज कर दिया है। यह दुनिया एक भयानक जगह है। भूल जाओ मैं। मुझे नहीं पता कि यहां लेडी डेविल भी आए थे या नहीं। मुझे उससे पहले खुद को मजबूत करने की जरूरत है। इसके बाद में लीनमो स्कूल के अंदर आ जाता है और जैसे ही लीनमो सीनियर क्लास 2 के पास आता है तो लीनमो को किसी की आवाज सुनाई देती है कि लीनमो यहाँ है। हाँ, यानहुई देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ है। इस आवाज को सुनकर लीनमो क्लास के अंदर देखता है तो उसे वहाँ है यानहुई से बात करती हुई कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं और इनमें से एक लड़की कहती है, लीनमो, क्या तुमने हे यानहुई से अपने प्यार का इजहार किया? यह सुनकर हे यानहुई थोड़ा असहज हो जाती है। वही लीनमो अपने मन में सोचने लगता है कि यह अविश्वसनीय है कि मनुष्य कितना उबाऊ हो सकता है। यह सोचने के बाद में लीनमो बिना कुछ कहे सभी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और लीनमो का यह एटीट्यूड देख के सभी चौंक जाते हैं। और लीनमो अपनी बेंच पर आने के बाद लीनमो सोचने लगता है कि मैं इसे कैसे दोबारा ले सकता हूं। आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक खजाने की मदद के बिना अपने शरीर को ठीक करना मुश्किल है। उसी वक्त अचानक लीनमो के कंधे पर किसी का हाथ आता है और एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जब मैं तुमसे कहती हूँ कि वह तुम्हें सचमुच पसंद नहीं कर सकती, तब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। वास्तविकता वह नहीं है जो तुम लड़के उन लड़कियों में देखते हो। मैं लड़की नहीं लगती, लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम धोखा नहीं खाओगे। तुम धोखा नहीं खाओगे। इस बारे में मत सोचो कि दूसरी कक्षा का कोई व्यक्ति तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है। सच में आपके पास अभी भी एक मौका है
क्योंकि हे यानहुई वास्तव में आपसे प्यार करेगी यदि आप अपना वजन कम करते हैं और फिर तैयार होते हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं कि कोई बदसूरत आदमी नहीं है, केवल आलसी आदमी है। लीमो सभी बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है कि इस लड़की को टेबल मेट होना चाहिए, सोंग युनशु, है ना? यह सोचकर लीमो बोलता है, अगर आपके पास कुछ और है तो बोले। इस बात को सुनकर सोंग युनशु ली मो को हैरानी से देखती हुई कहती है, अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ कहने जा रही हूँ? यह सुनकर लीमो बोलता है, बस मुझे पता चल गया। इसके बाद में सोंग युनशु थोड़ा सा शर्माती हुई बोलती है कि एक्चुअली मुझे तुमसे फेवर के लिए पूछना था, क्या तुम मेरे साथ गेम खेल सकते हो? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और एक दिन मैं तुम्हें हे यानहुई से भी ज्यादा खूबसूरत महिला से मिलवा दूंगी। इतनी सारी बातों को सुनने के बाद में लीनमो सोंग युनशु से कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं गेम खेलने में अच्छा नहीं हूँ। वही सोंग युनशु लीनमो की हाँ सुनकर जोर से चिल्लाती हुई कहती है, हु मजा आ गया। वास्तव में मेरे पास एक गेम है जिसमें एक कक्षा 3 के बेवकूफ बच्चे को रखा गया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्कूल के बाद हम कंप्यूटर क्लब में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आपको बस अपनी आवाज देनी है और गेम को खेलने में मेरी हेल्प करनी है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम स्कूल की कंप्यूटर लैब देखते हैं और कंप्यूटर लैब के अंदर से सोंग युनशु की आवाज आती है और सोंग युनशु लीनमो से कहती है, मैंने आज क्लब के कार्यक्रम जानबूझकर स्थगित कर दिए। कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। ओह, मेरा मतलब गेम खेलते समय। इसके बाद सोंग युनशु कंप्यूटर के सामने बैठ के कहती है, चलो लाइन पर आओ, तुम्हारे पास लॉग ऑन करने के लिए एक नंबर है ना? यह सुनकर लीनमो सोंग युनशु से कहता है कि ओके। इसके बाद लीनमो गेम में अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता है और लीनमो का कैरेक्टर गेम में लॉन्च हो जाता है। अमर थीम एक्शन प्रतिस्पर्धी गेम, लीमो बोलता है। और लीनमो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने कैरेक्टर की जानकारी देखता है तो सोंग युनशु गेम में एंटर हो जाती है और लीनमो से कहती है, लीनमो, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया है। वह मेरी मदद के लिए थोड़ी देर हमारे साथ गेम खेलेगी और हम उसके पीछे छिप जाएंगे। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और सोंग युनशु ने यह कहा ही था कि लीनमो को अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। लीनमो पीछे मुड़कर देखता है। लीनमो को कैट स्लेयर नाम की आईडी वाला एक कैरेक्टर दिखता है और कैट स्लेयर लीनमो को देखते हुए कहती है, तुमने तो कमाल कर दिया। छोटा भाई कहाँ से है? इसका जवाब सोंग युनशु देती हुई कहती है, यह हमारा क्लासमेट है। यह जानकर कैट स्लेयर बहुत प्यार से लीमो को देखती है और फिर लीमो और कैट स्लेयर दोनों बात करने लगते हैं। दोनों को बात करते देख सोंग युनशु खुश होती हुई कहती है, मैंने 3 वर्सेस 3 मोड को आवश्यक संख्या में किल्स के साथ शुरू किया। इसके बाद में कैट स्लेयर लीनमो और सोंग युनशु दोनों से कहती है कि तुम दोनों चुपचाप खड़े रहो और देखो कि मैं विरोधी पक्ष को कैसे किल करती हूँ। लेकिन सोंग युनशु खड़ी नहीं रहती है और अपोनेंट को कील करने के लिए चली जाती है और लीनमो गेम की डिजाइन को देखकर सोचता है कि हमारी दुनिया में केवल महान प्राणी ही अमर होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन तलवार अनंत शरीर साधना, जादू मंत्र और तलवार उड़ाना ये खेल के डिजाइन के बहुत समान है। मुझे चिंता है कि इस दुनिया में सचमुच अमर लोग हैं। मैं बेपरवाह नहीं हो सकता। इसके थोड़ी देर बाद में लीनमो को पता चलता है कि कैट स्लेयर को फ्लाइंग फेदर ने कील कर दिया है। यह जानकर लीनमो रिवाइव पॉइंट की तरफ देखता है तो वहां पर लीनमो को हल्के गुस्से में कैट स्लेयर दिखती है और कैट स्लेयर लीनमो को अपने तरफ देखते देख लीनमो से कहती है, गलती तो गलती है, मेरे बदले का इंतजार करो। इसके बाद में फिर से कैट स्लेयर को फ्लाइंग फेदर कील कर देता है और लीनमो कैट स्लेयर को इतनी जल्दी कील होता देखकर ज्यादा हैरान हो जाता है। वही कैट स्लेयर जल्दी से रिवाइव होती है। इस बार कैट स्लेयर बहुत गुस्से में होती है। वही सोंग युनशु कैट स्लेयर को बार बार किल होते हुए देखकर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी दिशा में एक प्रो प्लेयर है, इसलिए मुझे कैट स्लेयर की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। सोंग युनशु हेल्प करने जाती है। फिर भी फ्लाइंग फेदर, कैट स्लेयर
और लिटिल क्लाउड दोनों को एक साथ किल कर देती है, जिस वजह से सॉन्ग यूनशू गुस्से के मारे चिल्लाती हुई कहती है, मैं भी मर गई। सिस्टर, क्या तुम प्रो प्लेयर नहीं हो? तुम फिर क्यों मर गई? मैं खास तौर पर तुम्हारी एलएसपी को उत्तेजित करने के लिए एक खूबसूरत लड़का लेकर आई हूँ। और यही नहीं, मुझे ये भी लगता है कि हमारा जो ओपोनेंट फ्लाइंग फेदर टॉप 100 में से एक हो सकता है। और फ्लाइंग फेदर आपके रास्ते में है। लीमो, ध्यान रखना और जल्दी मत मर जाना। सॉन्ग यूनशू की बात को सुनकर लीमो बोलता है, नो टेंशन रहो, फिर मन में कहता है, हजारों वर्षों से विकसित लड़ाकू प्रवृत्ति ने मुझे खेल में भी नुकसान से बचने की अनुमति दी है। इसके अलावा मैं असल जिंदगी में नहीं मारा जा सकता हूं तो गेम में भी नहीं मारा जा सकता। वही इन सब से दूर हमें कुछ लड़कियों की आवाज आती है, और जिस जगह से ये आवाज आ रही है ये वॉलेट इंटरनेट कैफे होता है। और यहाँ पर एक लड़की कहती है, घूमो, अपोनेंट फिर से रिव्यूड हो गया है, और हाँ वह जोन बी में है। हाँ युतांग, आप बहुत पावरफुल है और टॉप 100 प्रो प्लेयर के हकदार है। और तभी एक और लड़की बोलती है, एक और भाग रहा है, उसे पकड़ो। ये सब सुन के युतांग कहती है, वह भाग नहीं सकता। इस पर लीन मो भागता हुआ पीछे की तरफ देखता हुआ कहता है, लगता है वो अब मेरे पीछे आ रही है। यह कहने के बाद में लीमो भागता हुआ एकदम से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, और पीछे मुड़ने के बाद लीमो अपने मन में कहता है, मुझे माफ करना, जब से मैं सम्राट बना हूं मुझे कभी भी पीछा करके नहीं मारा गया। वही लीमो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो युतांग उर्फ फ्लाइंग फेदर चौंक जाती है, जल्दी से एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप जाती है। और लीनमो देखता है कि फ्लाइंग फेदर उसे देख के छिप गई है, तो लीनमो अपने मन में कहता है, फ्लाइंग फेदर ने क्विक रिएक्शन दिया है और मैं इस बॉडी के बल पर नहीं जीत सकता हूं। मुझे जीतने के लिए अपनी पावर का यूज करना चाहिए और मुझे ये अब करना चाहिए। वही फ्लाइंग फेदर ली मो को चकमा देने के बाद सोचने लगती है कि मेरे अपोनेंट के पास लॉन्ग रेंज की तलवार है और उसका छुपने का कोई भी इरादा नहीं लगता है और यह नूब है। ऐसा कहती हुई फ्लाइंग फेदर लीनमो के ऊपर अटैक कर देती है, और लीनमो फ्लाइंग फेदर को अपने ऊपर अटैक करते हुए देख लेता है। और लीनमो जल्दी से कंप्यूटर पर अपने हाथों को चलाता है और माउस पर क्लिक करता है, और लीनमो देखता है कि फ्लाइंग फेदर ठीक उसके सामने है, और लीनमो अपनी तलवार से फ्लाइंग फेदर के ऊपर अटैक कर देता है, और लीनमो की तलवार फ्लाइंग फेदर के आर पार निकल जाती है, और डिस्प्ले पे सूचना आती है कि फ्लाइंग फेदर को मोमो बेबी ने किल कर दिया है। और जैसे ही फ्लाइंग फेदर किल होती है तो इंटरनेट कैफे में युतांग के पास बैठी दोनों लड़कियां हैरानी में कहती है, क्या युतांग सचमुच हार गया? यह मोमो बेबी कुशल लगता है और उसने युतांग के खिलाफ जीत हासिल की। और वही युतांग हैरानी के साथ केवल कंप्यूटर की स्क्रीन को ही देखती रहती है, और इन सब से कुछ दूरी पर कंप्यूटर लैब में सॉन्ग यूनशू खुशी के मारे चिल्लाती हुई कहती है, लिनमो, मुझे नहीं पता था कि तुम, और एकदम से लीनमो की ओर देखती है तो हैरानी में लीनमो से कहती है, अरे क्या आप ठीक हैं? और लीनमो इस बात का जवाब नहीं देता है और अपने मन में कहता है, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके भौतिक शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इसके बाद में हम फिर गेम के अंदर देखते हैं, युतांग, हम सब कैट किलर वालों द्वारा मारे गए हैं। चलो। ये सुनकर युतांग कहती है, हाँ पहले मुझे उसे देखने दो, आखिरकार वो है कहाँ? मुझे वह दिख गया। युतांग लीनमो के कैरेक्टर को देख के कहती है, अरे तुम भागते ही रहोगे, क्या ये भागने का गेम नहीं है? ये कहने के बाद में युतांग कहती है, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर लीनमो के कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है। वही लीनमो युतांग से बच के भागता रहता है और भागता हुआ सोचता है कि स्क्विर्ट फिर से मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे फिर से निचले शरीर को उत्तेजित करना होगा। ये सोचने के बाद लीनमो युतांग के ऊपर अटैक कर देता है और लीनमो की तलवार बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ती है, और युतांग तलवार को अपनी ओर आते देख के अपने मन में कहती है, क्या तुम मुझे इतनी दूर से किल करना चाहते हो? ये पॉसिबल ही नहीं। इतना कहा ही था कि लीनमो की तलवार सीधे ही युतांग के पैर में लग जाती है, और युतांग सिर के बल नीचे गिर जाती है और युतांग घायल हो जाती है। और बड़ी हैरानी के साथ युतांग अपने पैर को देखती हुई अपने मन में कहती है कि क्या ये पीछा करना बंद करने की वार्निंग है? ओए, इसी के साथ ये गेम यही ओवर हो जाता है, और युतांग के पास बैठी उसकी सहेली युतांग से कहती है, युतांग हम हार गए,
सब खत्म हो गया, इस बार सोंग युनशु हम पर हंसेगी। ये सुनकर युतांग गुस्से में अपनी दोस्त की कॉलर पकड़ लेती है और युतांग कहती है कि क्या आप दूसरी तरफ के लोगों को जानते हैं, उसे 1 मिनट में बुलाओ। इस बात को सुनकर युतांग की दोस्त घबराते हुए युतांग से कहती है, ठीक है, मैं उसे अभी फ़ोन करती हूँ। फिर युतांग वापस अपनी जगह बैठ जाती है और मोमो बेबी वाली आईडी के बारे में सोचने लगती है। वही हमें कंप्यूटर लैब में देखते हैं, जहां पर सोंग युनशु को युतांग की दोस्त का कॉल आया हुआ था और सोंग युनशु कॉल पर कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर कॉल करने की हिम्मत है। और फिर सोंग युनशु कॉल कट करने के बाद लीन मो की तारीफ करने लगती है और लीन मो सोंग युनशु की तारीफ सुनकर उल्टी करने लगता है और लीन मो वह से वापस उठ के जाने लगता है और लीन मो जाते हुए सोंग युनशु से जाते हुए कहता है, तुम अपना वादा मत भुलाना। इस पर सोंग युनशु लीन मो से कहती है, डोंट वरी। इसके बाद में सोंग युनशु किसी की कॉल करती हुई कहती है, एलजियन दहा और हम सभी सिस्टर कल स्कूल में टुगेदर है। इसके बाद में लीमो टैक्सी लेकर अपने घर आ जाता है और अपने घर आने के बाद में रूम में पहुंचकर बेड पर लेट जाता है और थकान की वजह से जल्दी नींद आ जाती है। और अब हम सीधे ही अगले दिन की सुबह का सीन देखते हैं और जिस वक्त लीमो स्कूल आया उस वक्त पीछे से ब्रदर लीन जिक्सोंग लीमो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, लीमो हे यानाहुई ने आपसे अपने क्लासमेट्स को यह समझाने के लिए कहा कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वास्तविक नहीं है। फिर यह सुनने के बाद में लीमो हल्की और गहरी आवाज के साथ कहता है, मुझे किसी भी झूठ को एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। और यह सुनकर पीछे खड़ा हुआ ब्रदर लीन जिक्सू चिल्लाते हुए लीमो से कहता है, हे भगवान, तुम बहुत घमंडी हो। और लीमो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और बस चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। और फिर जब लीन मो क्लास में आता है तो यहाँ पर सोंग युनशु पहले ही लीन मो का वेट कर रही होती है। लीन मो को क्लास में देख के सोंग युनशु लिम्मो से कहती है, लीन मो आप यहाँ हैं? फिर सोंग युनशु शर्माते हुए लीन मो से आगे कहती है, क्या आप जानते हैं कि कल वह फेयू कौन थी? वह झाओ युतांग है। वह हमारे स्कूल की झाओ युतांग है। फिर सोंग युनशु घबराते हुए लीन मो से कहती है, ऐसा लगता है जैसे आपने अपना प्यार खोने के बाद से दुनिया को देख लिया है। जुएजी तुम्हें देखना चाहती है या मोमो बेबी, चिंता मत करो, जुएजी किसी लड़के के साथ कुछ नहीं करती। यह सुनने के बाद लीन मो गुस्से से सोंग युनशु को देखता है और सोंग युनशु लीन मो को अपनी ओर ऐसे देखते देख डर जाती है। और फिर लीन मो सोंग युनशु से कहता है, मैं मोमो बेबी नहीं हूं। और इस बात को सुनकर सोंग युनशु के मुंह से आहा की आवाज ही निकलती है। और इसी वक्त अचानक से बहुत ही स्पीड से लड़की क्लास में आती है और लीन मो के सामने की डेस्क को जोर से मरती हुई लीन मो के ऊपर चिल्लाती हुई कहती है, आज हमें यह बात स्पष्ट करनी होगी कि हमारी शादी झूठी नहीं है। इस बात को सुनकर सोंग युनशु हे यानहुई से कहती है, हे यानहुई, आप बहुत ज्यादा बोल रही है। आखिरकार लीन मो भी एक लड़का है। क्या आप जानते हैं कि दया कैसे की जाती है? वही सोंग युनशु की इस बात को सुनकर हे यानहुई कहती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें वह पसंद नहीं है ना? इस बात पर सोंग युनशु का मुंह बिगड़ जाता है और तभी लीन मो बीच में बोलता हुआ हे यानहुई से कहता है, चाहे ये सच हो या झूठ, आपके और मेरे बीच कोई भी फीलिंग नहीं है, चलो चले। और ये सुकर हे यानहुई का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और हे यानहुई के मुंह से बस क्या ही निकलता है। और फिर हे यानहुई अपने आप को संभालती हुई कहती है, हाँ, आपके चेहरे पर सोना लगा हुआ है जो मुझे आपसे बात करनी है। मुझे पता है कि मुझे कौन परेशान कर रहा है, इसलिए कभी मत कहना कि तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे, इससे मुझे बहुत घिन आती है। और तुम कभी ये मत कहना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे घर गई थी। और तभी इसी जगह से कुछ दूरी पर खड़े 2 लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं कि लिन मो बहुत मजबूत है, वही इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नहीं रोया। फिर दूसरा बोलता है, हाँ, अगर मैं उसकी जगह होता तो स्कूल छोड़ देता। और तभी फिर से क्लास का गेट ओपन होता है और क्लास में आने वाली लड़की को देखकर दोनों बात कर रहे लड़के हैरानी में अपना मुंह खोल लेते हैं। और जो क्लास में आई है वह 3 लड़कियों का ग्रुप है और इस ग्रुप को देख के सफ़ेद बाल वाला लड़का कहता है, यह जाओ युटांग है। और फिर इसके बाद में जाओ युटांग सामने की ओर उंगली करती हुई कहती है, तुम यहाँ आओ।
यह सुनकर हे यानहुई थोड़ी सी घबराती हुई कहती है, बड़ी बहन, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? लेकिन जाओ यूटांग हे यानहुई को नज़रअंदाज करती हुई फिर से कहती है, मोमो बेबी बाहर आओ। और यह कहकर जाओ यूटांग क्लास से बाहर चली जाती है और वही क्लास में बैठे सभी बच्चे हैरानी में एक दूसरे से पूछते हैं कि यहाँ पर मोमो बेबी कौन है। और सोंग युनशु लीमो को उठने के लिए बोलती है और लीमो इस पर चिढ़ जाता है और लीमो गुस्से में अपने मन में कहता है, अरे मैं एम्परर हूँ, मोमो बेबी नहीं। इसके बाद में वही दोनों लड़के फिर से लीमो से कहते हैं, लीमो जाओ यूतांग आपके पास क्यों आया और वह तुम्हें मोमो बेबी क्यों कह रही है? इन सभी बातों को सुनकर सोंग युनशु अपने हाथ जोड़ते हुई कहती है, मुझे माफ़ करना, वो सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले में एक खेल खेलना चाहती है। तुम पहले उसके साथ बाहर जाओ और बाद में जो चाहो उसे मार सकते हो या काट सकते हो। तो इस पर लीमो जाओ यूतांग के पास जाता हुआ सोंग युनशु से कहता है, यहाँ बहुत से लोग हैं तो इन्हें चुप रखने में मदद करो। इसका जवाब देती हुई सोंग युनशु ओके का इशारा देती है और फिर इसके बाद में लीमो क्लास के बाहर आकर जाओ यूतांग के पास खड़ा हो जाता है और जाओ यूतांग लीमो को तिरछी नज़र से देखती हुई अपने मन में कहती है, मैंने सोचा था कि मोमो बेबी एक महिला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक आदमी होगा और इसके बारे में सोचना मज़ेदार है। इसके बाद थोड़ी देर जाओ यूतांग लीमो से बात करती है और जाओ यूतांग लीमो को अपना मोबाइल नंबर देती हुई कहती है, क्लास के बाद मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हारे साथ अकेले में एक गेम खेलने जा रहा हूँ। लीमो झाओ यूतांग को मना करते हुए झाओ यूतांग से कहता है, मैं गेम नहीं खेलता, किस्मत की वजह से मैंने तुम्हें मार दिया था, खैर मुझे कक्षा में वापस जाना चाहिए। इतना बोलकर लीमो क्लास में वापस चला जाता है और झाओ यूतांग गुस्से में अपने दांत कस लेती है और जोर से अपनी दोस्त के ऊपर चिल्लाती हुई कहती है, क्या ये मोटा आदमी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? इस बात को सुनकर झाओ यूतांग की दोस्त झाओ यूतनाग से कहती हैं कि यूतांग, तुम्हें नहीं पता कि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे तुमसे डर नहीं लगता। ये सब सुनकर झाओ यूतांग अपनी दोस्त से कहती है कि उसे दोपहर को यहाँ ले आओ। इस पर झाओ यूतांग की दोस्त स्लुइट मारती हुई कहती है, हाँ। वही जैसे ही लीमो क्लास में आता है तो क्लास के सभी स्टूडेंट लीमो से कहते हैं, वाह लीमो, बहन झाओ ने तुमसे क्या कहा? फिर कोई दूसरा स्टूडेंट बोलता है, लीमो, उसका आपसे क्या संबंध है? इसके बाद में सोंग युनशु लीन को समझाती हुई कहती है, वह आपको कल दिखाई गई थी, इसलिए यदि आप अकेले कोई खेल खेलना चाहते हैं तो आप उसके साथ जितना चाहें उतना खेल सकते हैं। और सोंग युनशी लीन की ओर हाथ जोड़ती हुई कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सप्ताहांत में वुजू पर्वत पर ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों का इंतजाम करूंगा। यह सुनकर लीमो सोंग युनशु को देखकर सोंग युनशु से कहता है, किसी को भी अपने साथ न लेकर आए। और जैसे ही सोंग युनशु यह सुनती है तो सोंग युनशु अपने मन में सोचे लगती है कि तो क्या हम सिर्फ दो ही हैं। और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में जाओ यूतांग की फ्रेंड लीमो को लेने आती है और क्लास का गेट ओपन करते हुए कहती है, लीमो, जाओ यूतांग आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन जाओ यूतांग की फ्रेंड को लीमो क्लास में नहीं देखता है तो वो बोलती है, अब ये कहाँ गया। इसके बाद फिर से सीन्स फिट होता है। यहाँ पर लीमो कैंटीन में खाना कहने के लिए आया था, लेकिन सभी लीमो को कैंटीन में देख करके लीमो के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन लीमो किसी की नहीं बातों से फर्क नहीं पड़ता है और खाना देने वाले के पास जाके लीमो उनसे खाना पैक करा लेता है और खाना लेके कैंटीन से बाहर आ जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करें। कम से भी कम 10 कमेंट होनी चाहिए, आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा।